एक हैरान करने वाली सच्चाई पर बात शुरू करते हैं। आज के आर्थिक दौर में एक ऐसी अदृश्य ताकत लगातार काम कर रही है जो चुपचाप हमारी जेब काट रही है। किसी भी सक्सेसफुल फाइनेंशियल रणनीति को बनाने के लिए सबसे पहले इस ताकत को समझना बिल्कुल जरूरी है। सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक 1,000 रुपए में घर का पूरा राशन आ जाता था, राइट? लेकिन आज वही 1,000 रुपए मुश्किल से आधा थैला ही भर पाते हैं। पैसा वही है, नोट वही है, लेकिन उसकी ताकत लगातार कम होती जा रही है। ये बिल्कुल एक बिजनेस की तरह है, जहां आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मुनाफा लगातार कम हो रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, द साइलेंट टैक्स। दूसरा, परचेजिंग पावर। तीसरा, आखिर ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं। चौथा, हमारे घर के बजट पर इसका असर। और पांचवा, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द साइलेंट टैक्स। देखते हैं कि ये अदृश्य आर्थिक ताकत असल में है क्या। देखिए, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब है समय के साथ चीजों और सर्विसेज का लगातार महंगा होना। इसे बिल्कुल किसी कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स की तरह समझिए। जैसे जैसे वक्त बीतता है, खाना, ईंधन और किराया जैसी बुनियादी जरूरतें लगातार महंगी होती जाती हैं। ये एक ऐसा टैक्स है जो आपके किसी बिल पर छपकर नहीं आता, पर चुकाना हम सबको पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, परचेजिंग पावर यानी बाइंग कैपेसिटी। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। इस एग्जाम्पल से इसकी रियलिटी और भी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए 2020 में एक चाय की कीमत 10 रुपए थी, तो 100 रुपए में 10 कप चाय आराम से आ जाती थी। लेकिन 2026 आते आते अगर वही चाय 20 रुपए की हो जाए, तो उन्हीं 100 रुपयों में अब सिर्फ 5 कप आएंगे। अगर इसे बिजनेस के नजरिए से देखें तो रेवेन्यू उतना ही है, पर खरीदी गई इन्वेंट्री बिल्कुल आधी रह गई है। परचेजिंग पावर के गिरने का ये एक डायरेक्ट और ठोस प्रूफ है। तो अब तीसरा पॉइंट, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन कीमतों के बढ़ने के पीछे मैकेनिक्स क्या हैं। आइए इसे डिकोड करते हैं। कीमतें आमतौर पर 2 मेन कारणों से बढ़ती हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब खरीदार ज्यादा हों और चीजें कम। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट में घर कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा, तो मांग के दबाव में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगते हैं। दूसरा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस स्थिति में एक बिजनेस का अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे अगर कच्चा माल या पेट्रोल महंगा हो जाए, तो कंपनी अपना नुकसान बचाने के लिए ये बढ़ा हुआ खर्चा सीधे ग्राहक के बिल में जोड़ देती है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, कुछ और वेरिएबल्स भी बड़ा असर डालते हैं। जैसे जब किसी इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा पैसा छाप जाता है, तो भी दाम तेजी से भागते हैं। इसके अलावा युद्ध, महामारी या ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटें, याद है ना कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था? ऐसे अचानक आए झटके रिटेल कीमतों को रातों रात बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, द बजट स्क्वीज। ये मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें हमारे घर के बजट को कैसे निचोड़ती हैं। आइए इसकी बैलेंस शीट रियलिटी को देखते हैं। मान लीजिए किसी घर की आमदनी 50,000 रुपए पर रुकी हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्चा पहले 30,000 था, वो बढ़कर 45,000 हो गया है। तो सोचकर देखिए, उस घर के बजट पर कितना भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंपनी की सेल्स तो एकदम स्टेबल हैं, बढ़े ही नहीं रही, पर उसके प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार दबते जा रहे हैं। ये डायनामिक एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसे हम नेगेटिव रियल ग्रोथ कहते हैं। अगर इनकम में 5% का इंक्रीमेंट मिला है, लेकिन इन्फ्लेशन 8% की रफ्तार से भाग रहा है, तो टेक्निकली बात की जाए तो आम आदमी पहले से गरीब हो रहा है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट्स इनकम से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और इसे कहते हैं द सेवर्स डिलेमा। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि क्यों आम बचत करने वाले या फिक्स्ड पेंशन लेने वालों को सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर बैंक सेविंग्स पर सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रहा है और मार्केट में इन्फ्लेशन 7% है, तो पार्क्ड कैपिटल असल में धीरे धीरे अपनी रियल वैल्यू खो रहा है। आपका रखा हुआ पैसा बिना कुछ किए ही कमजोर हो रहा है। हालांकि एक जरूरी बात, हर तरह का इन्फ्लेशन बुरा नहीं होता। 2 से 6% के बीच का माइल्ड इन्फ्लेशन दरअसल इकोनॉमी के लिए अच्छा और पूरी तरह जरूरी होता है। इससे बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और नए रोजगार पैदा करने का इनकरेजमेंट मिलता है। असली खतरा तब है जब ये रेट बहुत हाई हो जाए या हाइपर इन्फ्लेशन बनकर पूरी इकोनॉमी को डुबा दे।
तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, वेल्थ प्रोटेक्शन। एक मैक्रो लेवल पर सेंट्रल अथॉरिटीज और माइक्रो लेवल पर हम और आप इससे कैसे बचें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को एक इकोनॉमी का सीएफओ मान लीजिए। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स यानी रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि मार्केट में लोन लेना महंगा हो जाता है। जब कर्जा महंगा होता है तो लोग और बिजनेसेस खर्चा कम कर देते हैं, और बस जैसे ही मार्केट में स्पेंडिंग ठंडी पड़ती है, मांग गिरती है और इन्फ्लेशन खुद ब खुद नीचे आ जाता है। लेकिन अपने पर्सनल लेवल पर घर की बैलेंस शीट को बचाने के लिए इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। फालतू और हाई इंटरेस्ट वाले उधार से बचिए और ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जैसे इक्विटी, रियल एस्टेट या गोल्ड, जो हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को मात देते आए हैं। आज के टाइम पर नई स्किल्स जैसे एआई सीखकर अपनी इनकम बढ़ाना भी इस वेल्थ प्रोटेक्शन रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वैसे भी आज के एडवांस दौर में एआई टूल्स को एक पर्सनल फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे रोजमर्रा के खर्चों को एनालाइज करने, आने वाले इन्फ्लेशन ट्रेंड्स का अनुमान लगाने, स्मार्ट बजट बनाने और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करने में जबरदस्त मदद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा, ये अदृश्य टैक्स वक्त के साथ चुपचाप आपकी वेल्थ को खा जाता है। इसीलिए सिर्फ सैलरी कमाना अब काफी नहीं रह गया है। पैसा कमाना जरूरी है, एब्सोल्युटली, लेकिन उस पैसे को समझदारी से ग्रो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक सॉलिड ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बिना फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि क्या वेल्थ बढ़ने की रफ्तार महंगाई बढ़ने की रफ्तार से आगे निकल रही है। इसलिए इस विश्लेषण के बाद इस एक सवाल पर जरूर सोचिए, क्या मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्फ्लेशन की इस स्पीड से तेज दौड़ रहा है? अगर जवाब ना है तो यकीन मानिए बैलेंस शीट को दोबारा रिव्यू करने का वक्त आ गया है।